हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री कृपा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है साइकोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का, जिसमें हम 2024 में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। कल भी हमने 2024 के क्वेश्चंस को देखा था और ये उसका होगा पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट is associated with the concept of insight learning। तो insight learning क्या होती है? insight learning होती है किसी भी प्रॉब्लम का सडन सोल्यूशन आना। ठीक है, तो इसको हम कॉलवर्क्स इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि जो कॉलवर्क्स थे वे जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने इस थ्योरी को रिफाइन किया था। उन्होंने इस थ्योरी में ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, तो कॉलर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक चिंपैंजी पे किया था, जिसको एक आइलैंड पे ले जाया गया था। ठीक है, तो उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन बी है बीएफ स्किनर, ऑप्शन सी है वोल्फगैंग कोहलर, ऑप्शन डी है अब्राहम मॉस्लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वाचिंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, तो इसको हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन सी है इनसाइट लर्निंग एंड ऑप्शन डी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, तो जब हम किसी के बिहेवियर को इमिटेट करते हैं तो उसे सीखते हैं, जिसमें हम दूसरे, इसमें क्या होता है कि इसमें हम दूसरों के बिहेवियर को देख के सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल, what is the term for the learned ability to distinguish between a conditioned stimulus and other irrelevant stimuli? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन नंबर बी है जनरलाइजेशन, ऑप्शन सी है एक्सटिंक्शन एंड ऑप्शन डी है एक्विजिशन। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जब हम दो स्टिमुलस के बीच के डिफरेंस को समझ पाते हैं उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज थी कि थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, तो हमने कल भी देखा था, ये दी है पैवलोव ने। ठीक है, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ऑल स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अवॉइड फॉलिंग फेलिंग इन टेस्ट। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हमारे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो बहुत पढ़ाई करता है, टेस्ट में ना, टेस्ट में फेल ना हो जाए उसके डर से। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉजिटिव री ऑप्शन बी है नेगेटिव री, ऑप्शन सी है पॉजिटिव पनिशमेंट, ऑप्शन डी है नेगेटिव पनिशमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा हुआ है, वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड द रिसर्चर प्रोसीड्स बाय डेवलपर अ टेंटेटिव आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी है प्रिडिक्शन, ऑप्शन सी है हाइपोथेसिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथेसिस है। ठीक है, इसमें रिसर्चर जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एक काल्पनिक टेंटेटिव आंसर ढूंढता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोथेसिस। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये इस क्वेश्चन में है, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी whose goal was to identify the basic elements of experience was called। कि हमारे पास वो कौन सा साइकोलॉजी का स्कूल है जो कि एक्सपीरियंस के बेसिक एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, जिसका गोल है जो एक्सपीरियंस के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंटलिज्म, ऑप्शन बी है ड्यूलिज्म, ऑप्शन सी है फंक्शनलिज्म, ऑप्शन डी है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर करेक्ट होगा एक्सपेरियंशियलिज्म। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बिहेवियरिस्ट रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्शन बिकॉज। जो हमारे पास व्यवहारवादी थे उन्होंने क्यों इंट्रोस्पेक्शन मेथड को था रिजेक्ट क्यों किया? ठीक है, तो जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ठीक है, वो वो दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, इंट्रो, दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है, एक है इंट्रो और जो दूसरा है वो है सेक्शन। इंट्रो का मतलब है विद इन,
इंस्पेक्शन का मतलब है लुकिंग। तो ये क्या हुआ, लुकिंग विद इन, ठीक है, जिसका मतलब है खुद के अंदर देखना, खुद के अंदर झांकना, ठीक है। और इसे किसने दिया था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड को दिया था विलियम बंडन, विलियम बंडन। ओके, तो ये जो है एक सब्जेक्टिव मेथड है। कौन सा मेथड है ये एक सब्जेक्टिव मेथड है। ओके, तो ये ओल्डेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ओल्डेस्ट मेथड है, ये ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी, ओल्डेस्ट मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही पर्सन होता है, मतलब कि बिहेवियर को जो परफॉर्म करने वाला होता है और जिसके द्वारा वो बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा वो एक इंसान होगा। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी होती है, निष्पक्षता की कमी है इसमें। इसमें क्या होता है कि जो इस चीज को, जो बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसलिए इसको ये बहुत सब्जेक्टिव है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन ए it was absolutely very slow, ऑप्शन बी है it invaded people's privacy, ऑप्शन सी है it yielded an excessive amount of data, एंड ऑप्शन डी है it was too subjective। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, it was too subjective, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो एक ही पर्सन है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, who devised the concept of intelligence quotient, ठीक है। तो वो कौन थे जिन्होंने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू का कॉन्सेप्ट डिवाइस किया है, ठीक है, किसने दिया है, किसने विकसित किया है वो। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शेल्डन, ऑप्शन बी है विलियम स्टर्न, ऑप्शन सी है गिलफोर्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है विलियम स्टर्न। और इन्होंने कब दिया था, इन्होंने दिया था 1912 में, ठीक है। और हमारे पास और आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कल भी पढ़ा था, वो होता है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आईक्यू को कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो दिया था विलियम स्टर्न ने। और उसे जो कंप्लीट रिवाइज करके कंप्लीट फॉर्मूला दिया था, ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है ये दिया था हमारे पास लुईस टर्मन ने। किसने दिया था, लुईस टर्मन ने। और कब दिया था, 1916 में, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू पियाजे, अकॉर्डिंग टू पियाजे द फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट अपीयर्स बिटवीन द एज ऑफ, ठीक है। जो हमारे पास पियाजे थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने, उनकी थ्योरी है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो उन्होंने इसमें 4 स्टेजेस दी हुई हैं, कल भी हमने पढ़ा था, जिसमें पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक। फिर उसके बाद आती है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि होती है 2 to 7 इयर्स। उसके बाद हमारे पास आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज जो कि होती है 7 to 12 इयर्स, ठीक है। और लास्ट में आती है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो आती है 12 इयर्स एंड ऑनवर्ड्स, 12 साल और 12 साल से आगे बढ़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी, इसमें जो, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन दिए थे वो था ऑप्शन ए 8 to 10 इयर्स, और ऑप्शन बी है 10 to 12 इयर्स, ऑप्शन सी है 11 to 15 इयर्स, ऑप्शन डी है 16 to 18 इयर्स। तो अभी हमने देखा ना कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल एज है उसमें क्या एज है, उसमें है 12 और उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये आएगा ऑप्शन सी 11 to 15 इयर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 11 to 15। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, a researcher wants to investigate the effects of new teaching method on student performance, which research method would be most suitable method, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ऑप्शन बी है केस स्टडी, ऑप्शन सी है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन डी है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो कि किस प्रयोग में नियंत्रित समूह का, किसी प्रयोग में नियंत्रित समूह का क्या उद्देश्य है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है टू रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर बी है टू प्रोवाइड अ बेसलाइन फॉर कंपैरिजन, ऑप्शन सी है टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन डी है टू एंश्योर दैट द एक्सपेरिमेंटल इज डबल ब्लाइंड, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी टू प्रोवाइड अ बेसलाइन फॉर कंपैरिजन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। हमारे पास इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है रेंज, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन सी है वेरिएबिलिटी, ऑप्शन डी है मीन। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी मीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, the process of consciously focusing on and processing a limited amount of information from the sensory environment is known as। ठीक है, कि वह प्रक्रिया जिसे चेतन स्तर पर जगत से प्राप्त संवेदी सूचनाओं की सीमित मात्रा पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है रिहर्सल, ऑप्शन बी है इनकोडिंग, ऑप्शन सी है परसेप्शन, ऑप्शन डी है अटेंशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अटेंशन। इसमें क्या होता है, अटेंशन में क्या होता है कि इसमें इन्वायरमेंट से मिली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, जो जो भी हमें इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्रोसेस करता है, सिर्फ उसी पे फोकस करता है जो रेलिवेंट हो, और जो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन होता है उसको फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व्स मोटर स्किल्स एंड हैबिट्स। ठीक है, तो किस प्रकार की जो मेमोरी है उसमें मोटर कौशल और आदतें शामिल होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एपिसोडिक मेमोरी, ऑप्शन बी है सिमेंटिक मेमोरी, ऑप्शन सी है प्रोसीजरल मेमोरी, ऑप्शन डी है एक्सप्लिसिट मेमोरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोसीजरल मेमोरी। हम प्रोसीजरल मेमोरी को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट, साथ में और क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, ये आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। हमें पता है ना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर एक आती है प्रोसीजरल मेमोरी, एक आती है डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, तो ये आती है, तो हमारे पास है अभी पूछा हुआ है कि हमें विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व्स मोटर स्किल्स एंड हैबिट्स। ठीक है, तो प्रोसीजरल मेमोरी, इसमें क्या होता है कि हमें किसी भी प्रोसेस की बात की है कि प्रोसेस कैसे करनी है। जैसे एग्जांपल है इसका कि हाउ टू प्ले अ वीडियो गेम। एग्जांपल है कि प्ले अ वीडियो गेम को खेलने की प्रोसेस। ठीक है, और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मान लो मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं किसी से इंग्लिश में बात कर रही हूँ, उसकी प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि किसी भी प्रोसेस करने की बात की कोई भी प्रोसेस कैसे करनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोसीजरल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, a rat learns to press a lever। ठीक है, a rat learns to press a lever in order to receive food, this is an example of। इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑप्शन डी है इनसाइट लर्निंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को क्या कहते हैं, कल भी हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस जिसमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट को यूज होता है टू मॉडिफाई द वॉलंटरी बिहेवियर। ठीक है, और ये किसने दी है, यह है ऑपरेंट कंडीशनिंग, किसने दी है, ये दी है बीएफ स्किनर ने। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कि इन क्लासिकल कंडीशनिंग द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स अ कंडीशनड स्टिमुलस थ्रू। ऑप्शन है, ऑप्शन ए रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन बी है पनिशमेंट, ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑप्शन डी है एसोसिएशन विद अनकंडीशन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रीइंफोर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच थ्योरी, इससे पूछा विच थ्योरी सजेस्ट दैट फॉरगेटिंग जो है, भूलना जो है, अकर्स बिकॉज मेमोरी ट्रेसेस फेड ओवर टाइम। ठीक है, कि कौन सा सिद्धांत ये सुझाव देता है कि विस्मरण स्मृति चिन्हों के समय के साथ धूमिल हो जाने के कारण होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए है इंटरफेरेंस थ्योरी, ऑप्शन बी है ट्रेस डिके थ्योरी, ऑप्शन सी है रिप्रेशन थ्योरी, ऑप्शन डी है एमनेसिया थ्योरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रेस डिके थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, ये आती है वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, ट्रेस डिके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, नाम से पता चल रहा है कि ब्रेन में जो ट्रेसेस होते हैं वो बदल रही हैं। ठीक है, जो भी हम लर्न करते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो मेमोरी में ट्रेसेस छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नई चीजें सीखेंगे तो वैसे वैसे नई ट्रेसेस फॉर्म होते हैं, और जब तो नई ट्रेसेस फॉर्म होने के बाद क्या होता है, जो पुराने ट्रेसेस होते हैं नए वाले उनको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम चीजों को भूल जाते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रेस डिके थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग अवर्सिव स्टिमुलस। ठीक है, कि वे कौन सी प्रक्रिया प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार के दमन के लिए एक विमुखी उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन बी है पनिशमेंट, ऑप्शन सी है एक्सटेंशन, ऑप्शन डी है हैबिचुएशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वही करेक्ट वो है ऑप्शन बी, पनिशमेंट। इसमें क्या होता है कि पनिशमेंट में प्रोबेबिलिटी होती है कि बिहेवियर को इन फ्यूचर रिड्यूस करने की। ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो वो कोशिश करेगा कि वो फ्यूचर में वो चीज ना करे। ठीक है, ताकि उसे पता है कि अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, मुझे दंड मिल सकता है। तो ये क्या होता है कि तो पनिशमेंट वो प्रोसेस होती है विच रिड्यूसिंग द ऑकरेंस ऑफ बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग अवर्सिव स्टिमुलस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, which psychologist is known for his research on the effects of observational learning and aggression in children। ठीक है, इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हमारे पास, ऑप्शन ए है अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन डी है अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन डी है जॉन बेटसन। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाँ, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स which of the following schedules of reinforcement typically produces the high rate of responding। ठीक है, तो इसमें इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए फिक्स्ड रेशियो, ऑप्शन बी है इंडेफिनिट रेशियो, ऑप्शन सी है फिक्स्ड इंटरवल, ऑप्शन डी है इंडेफिनिट इंटरवल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास, इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, वो है वेरिएबल रेशो। सॉरी, थोड़ा मेंशन करना भूल गए थे, वो है वेरिएबल रेशो। ठीक है, तो आप ये करेक्ट कर लेना, वेरिएबल रेशो। तो इसमें क्या होता है, रेशो का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिस्पॉन्स की मात्रा जो है वो एक समान नहीं होती, वो वेरी करती है, वो वेरिएबल है उसमें। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा है, उसको नहीं पता है कि वो कितने क्वेश्चन करने के बाद उसको रिवॉर्ड मिलेगा। मान लो कि थ्री क्वेश्चन करेगा, या थ्री क्वेश्चन करने के बाद उसको एक चॉकलेट मिल गई एज अ रिवॉर्ड, या फिर 7 क्वेश्चन करने के बाद मिलेगी, या 8 क्वेश्चन करने के बाद मिलेगी, उसको नहीं पता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वेरिएबल रेशो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हु कॉइन्ड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट। ठीक है, किसने जो है जो सीरियल पोजीशन इफेक्ट है उसको कॉइन किया है। ठीक है, उसको तो किसके द्वारा दी गई है ये इसके लिए ऑप्शन है हर्वन एविंगस, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन सी है विलियम बंडन, ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हर्मन एविंगस। ठीक है, ये जो थे एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, Who among the following is famous psycholinguistic? साइकोलिंग्विस्टिक की निम्नलिखित में से प्रसिद्ध मनोभाषाविद कौन है? ठीक है, इसके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है गार्डनर, ऑप्शन बी है अलान नेवल, ऑप्शन ए सी है ए साइमन, ऑप्शन डी है नॉम चॉम्स्की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, ये जो थे अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे और फिलोसफर थे, अमेरिकन थे ये, अमेरिकन लिंग्विस्टिक एंड फिलोसफर थे। इन्हें हम और भी कहते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने थ्योरी दी थी, ही गेव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्होंने ही दी, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इन्होंने ही दी थी। ठीक है, तो इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, जो भी हम ये कॉन्सेप्ट भी हमसे बहुत बार पेपर पूछा जाता है कि एलईडी किसने दिया था। एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दिया था। ये वाला कि एलईडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एलईडी की फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो भी इन्होंने दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज प्रपोज्ड व्हाई। इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कार्ल रोगर्स, ऑप्शन बी है अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अब्राहम मास्लो। ठीक है, कल भी हमने देखा था 5 स्टेजेस ऑफ नीड, 5 स्टेजेस ऑफ नीड। ठीक है, और ये किसने दिया था, ये अब्राहम मास्लो ने दिया था। हमने कल देखी थी ना वो 5 वाली। ये सबसे नीचे कौन सी आती है, सबसे नीचे आती है हमारी कौन सी, फिजियोलॉजिकल नीड्स,
जिसमें क्या आता है रोटी कपड़ा मकान। फिर उसके बाद हमें सेफ्टी चाहिए होती है, सेफ्टी वाली नीड आती है। फिर आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसमें हमें फैमिली पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद आती है एस्टीम, जिसमें हमें अपना स्टेटस देखना होता है, रिस्पेक्ट की आती है। और सबसे ऊपर जो आती है वो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसने प्रपोज किया था, वो किया था अब्राहम मास्लो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द वर्ड साइकोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। जो साइकोलॉजी का वर्ड है वो सर्वप्रथम किसने यूज किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन है रुडोल्फ गोकल, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन डी है सीजी जंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रुडोल्फ गोकल, ठीक है। रुडोल्फ गोकल है जो कि एक जर्मन जर्मन फिलोसफर थे, जो एक जर्मन फिलोसफर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। Among the following who introduced the concept of stages of moral development, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन सी है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन डी है लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने दी है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि इसमें 3 स्टेजेस हैं और 6 लेवल्स हैं, 3 स्टेजेस हैं एंड 6 लेवल्स हैं, ठीक है। वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं, वो है एक प्री कन्वेंशनल स्टेज है, एक पहली जो है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, जो कि आती है हमारी 3 to 7 ईयर्स, ठीक है। सेकंड कौन सी है, सेकंड है हमारी कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज जिसके लिए एज आती है हमारी 18 to 13 ईयर्स। और जो लास्ट आती है वो आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी एज आती है अडल्ट, जो होते हैं अडल्ट, ठीक है। तो कोलबर्ग ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था मॉरल डेवलपमेंट का, जिसमें जिन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, 6 लेवल दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व्स अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम विद अ सिंगल करेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन सी क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन डी क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो थिंकिंग में कौन सी आती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग एक होती है, कन्वर्जेंट एक होती है डाइवर्जेंट, ठीक है। तो कन्वर्जेंट में क्या होता है, ऐसी टाइप की थिंकिंग जिसमें प्रॉब्लम के मोस्ट, हम क्या प्रॉब्लम का जो मोस्ट इफेक्टिव आंसर होता है उसको ढूंढते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही आंसर होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही आंसर होता है, ठीक है, जो कि मोस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको बोल तो ये इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज इन्वॉल्व इन रिमेम्बरिंग स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि मेमोरी के बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आते हैं, तो मेमोरी वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोसीजरल मेमोरी, ऑप्शन बी है इम्प्लिसिट मेमोरी, ऑप्शन सी है एपिसोडिक मेमोरी, ऑप्शन डी है सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। तो ये एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है, हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है, इवेंट्स, इसमें क्या होता है हमें अपने लाइफ इवेंट्स हैं, जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। और ये आता है डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो हमने पीछे, और डिक्लेरेटिव मेमोरी किसके अंदर आता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द टेंडेंसी the tendency to remember the beginning and ending items of a test whether than the items in the middle is known as, ठीक है। एक परीक्षण के मध्य स्थित मदों की तुलना में प्रारंभिक व अंत की मदों को बेहतर ढंग से याद करने की क्षमता जानी जाती है। इसके लिए ऑप्शन ए प्राइमरी इफेक्ट, ऑप्शन बी है रिसेंसी इफेक्ट, ऑप्शन सी है सीरियल पोजीशन इफेक्ट, ऑप्शन डी है चंक। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी इफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने ये कल भी डिस्कस किया था कि लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो किसने दिए थे। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोहलर ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी वेटसन ने, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थॉर्नडाइक ने हमारे पास हमें 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, जिसमें पहले आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और थर्ड आता है हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th।
और लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कॉलवर्क, at which level of moral development do individuals make decisions based on internalized ethical principle? ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने पीछे भी अभी डिस्कस करके आए हैं हम लोग कि कॉलवर्क ने कितनी स्टेजेस दी थी। हमें पता है उन्होंने 3 स्टेजेस दी थी। कौन कौन सी थी? एक थी प्री कन्वेंशनल लेवल की, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। और उसमें भी आगे जो थे 3 स्टेजेस में 6 लेवल्स दिए थे, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है कि एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंटरनलाइज्ड एथिकल प्रिंसिपल। तो होती है लास्ट स्टेज, होती है लास्ट लेवल, होता है स्टेज नंबर 3 का। इसके लिए पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ हमारे ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के नीचे आपको मेंशन किया रहेगा। धन्यवाद।